तो अब इस पार्ट में आपका स्वागत है। देखो, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और रिपीट कर देता हूँ, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं, जो मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ मैं, कि अब जो वीडियोस बन रही है इस पार्ट से, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6, ये 3 जो पार्ट बनेंगे ये सभी बच्चों के लिए नहीं है। मैं दोबारा बोल दूँ, ये पार्ट नंबर 4, 5, 6 BA BCom वाले बच्चों के लिए है। साथ ही साथ जो 11th-12th क्लास में जिनके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स है और ये सब टॉपिक्स अगर आ रहे हैं तो वो ये चीज़ें कर सकते हैं, बट जिनके इसमें ये नहीं आ रहा है वो ना करें। जो पार्ट नंबर 3 तक का कंटेंट है, बाकी सब CBSE वाले जो कर रहे हैं वो वहीं तक ही करें। क्लियर हो गया? बाकी अगर नॉलेज के लिए चाहिए तो बेटा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये वैसे भी पूछा जाता है किन के लिए, BA BCom वालों के लिए या फिर जिनके इसमें कंटेंट आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4 को, बाजार के रूप, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। इसमें सबसे पॉइंट जो हमें पढ़ना है वह है एकाधिकार बाजार, जिसको हम इंग्लिश में मोनोपोली मार्केट कहते हैं। क्या है? एकाधिकार बाजार, जिसको हम इंग्लिश में मोनोपोली मार्केट कहते हैं। मोनोपोली मतलब एक, बेटा यहाँ पे क्या है? एकाधिकार, एक का अधिकार। एकाधिकार मतलब एक का अधिकार, तो वही लिखा हुआ है, बाजार की वह अवस्था जिसमें उद्योग में केवल एक ही फर्म पाई जाती है। यानी ये बाजार की वो अवस्था होती है जहां पे पूरे उद्योग में सिर्फ एक फर्म होगी। क्लियर? वह जिस वस्तु का उत्पादन करती है बाजार में उसकी निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध नहीं होती है। क्लियर? तथा उद्योग में नई फर्मों के प्रवेश पे भी क्या होता है? प्रतिबंध होता है, क्योंकि नई फर्म तो यहाँ पे आ ही नहीं सकती, क्योंकि अगर नई फर्म आई तो फिर वो एकाधिकार किस नाम का? क्योंकि एकाधिकार में तो एक का अधिकार होगा, तो नई फर्में आ नहीं सकती। समझ में आ गया ना? तो उसने बोला बाजार की वह अवस्था जिसमें उद्योग में केवल एक ही फर्म पाई जाती है और वो जिस वस्तु का उत्पादन करती है बाजार में उसकी निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु आपको नहीं मिलेगी। अगर वो लाइफ बॉय बना रहा है, लाइफ बॉय साबुन, तो आपको लाइफ बॉय ही खरीदना पड़ेगा। आपको डेटॉल, जो निरमा पिरमा जो भी साबुन होते हैं वो आपको नहीं मिलने वाले। क्लियर? तथा उद्योग में नई फर्मों के प्रवेश पे भी क्या होता है? प्रतिबंध होता है, रोक होता है। क्लियर हो गया? एकाधिकार बाजार की विशेषताएं क्या है? एक और चीज मैं बता दूं, मैंने बता रखा है कि अगर आप विशेषता याद कर लो तो विशेषताएं से ही आप डेफिनेशन बना सकते हो, और अगर आप डेफिनेशन याद कर लो तो डेफिनेशन से ही क्या बन जाती है? विशेषता बन जाती है। तो मैं तो बोलूंगा विशेषताएं याद कर लो, ज्यादा बढ़िया। डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग आप बढ़ा चढ़ा करके लिख सकते हो। क्लियर? इस पार्ट में मैं एकाधिकार के बारे में बताऊंगा सिर्फ। इसके बाद जो अगला पार्ट आएगा उसमें मैं आपको एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार के बारे में बताऊंगा, और जो उससे अगला पार्ट आएगा उसमें मैं अल्पाधिकार बाजार के बारे में बताऊंगा। इसका मतलब हर पार्ट में एक एक बाजार समझाऊंगा ताकि छोटा पार्ट बने और जल्दी ही समझ में आ जाए। तो डेफिनेशन तो क्लियर हो ही गई होगी आपको कि बाजार की वह अवस्था जिसमें उद्योग में केवल एक ही फर्म पाई जाती है, वो जिस वस्तु का उत्पादन करेगी बाजार में उसकी निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु नहीं, सब्स्टिट्यूट गुड्स आपको मिलने वाला नहीं है, तथा उद्योग में फर्मों की, नई फर्मों के आने पर यानी प्रवेश करने पर क्या होता है? प्रतिबंध होता है। इसकी विशेषताएं देखो क्या है। पहला, इसमें विक्रेता एक होता है, क्रेता अनेक है। खरीदने वाले तो ज्यादा होंगे, तो विक्रेता एक, परंतु क्रेता यहाँ पे क्या होता है? क्रेता मतलब खरीदने वाले, वो अनेक होते हैं। बाजार में निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध नहीं होती, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स यहाँ पे नहीं मिलने वाला। चाय है तो चाय ही लेनी पड़ेगी, आपको कॉफी नहीं मिलने वाली। पेप्सी है तो पेप्सी ही लेनी पड़ेगी, कोक आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली। ऐसा कॉन्सेप्ट है। प्रतिस्थापन वस्तु को स्थानापन्न वस्तुएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानापन्न वस्तुएं। क्रॉस इसलिए लगाए क्योंकि प्रतिस्थापन वस्तु या स्थानापन्न वस्तु आपको मिलती नहीं है यहाँ पे, इसलिए क्रॉस मतलब नहीं मिलेगी। ठीक है ना? तो प्रतिस्थापन को स्थानापन्न भी कहते हैं, पेपर में आ जाए तो ध्यान रखना। क्लियर? उसके बाद नई फर्मों के प्रवेश पर क्या होता है? यहाँ पे प्रतिबंध होता है, यानी नई फर्में यहाँ पे आ नहीं सकती, क्योंकि अगर नई फर्में आ गई तो फिर वो एकाधिकार नहीं रह जाएगा। ठीक है ना? वो चेंज हो जाएगा। परिवहन और विज्ञापन लागतें यहाँ पे शून्य होती है। इसका मतलब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल नहीं किया जाता, क्योंकि अकेला बंदा है। अगर मान लो मैं अकेला हूँ, इस पूरे दिल्ली में अकेली मेरी दुकान है बस, ठीक है ना, तो मैं एडवर्टीजमेंट क्यों करवाऊँ? कि मुझे पता है जब सबने लेना मेरे से ही है, ठीक है, कोई कहीं दूसरी जगह जा नहीं सकता। ठीक है? तो ऐसे केस में एडवर्टाइजमेंट कराने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मैं प्रॉफिट में खेल रहा हूँ। क्लियर है ना? तो परिवहन और विज्ञापन लागतें यहाँ पे शून्य होती है। इसका जीता जाता एग्जाम्पल है इंडियन रेलवे सिर्फ अकेली है जिनमें मोनोपोली। अगर आप बोलते हो कि मैं रेलवे की तो बहुत ज्यादा प्राइस ले रहा, मैं तो दूसरी रेल बुक करूंगा। अबे दूसरी किसकी है? सारा तो इंडियन रेलवे का ही है सारा का सारा, तो दूसरा कोई मोटिव, दूसरा कोई रास्ता है नहीं।
तो बेस्ट एग्जांपल तो इंडियन रेलवे का आता है, बट बच्चे को दिमाग में बैठाने के लिए हम पता क्या करते हैं, हम जानबूझ के एक ऐसा एग्जांपल देते हैं जैसे कि गांव में आपने देखा होगा पहाड़ी इलाकों में सिर्फ एक ही दुकान होती है और आपकी उसके बाद जो भी चीज़ होती है आपको वही लेनी पड़ती है। अगर वो बोलता है कि मेरे पे तो क्या नाम है नहाने के लिए जो साबुन है तो आपको जो ही लेना पड़ेगा, और वो जो को साबुन भी अगर 10 का साबुन अगर 15 में बेचेगा तो आपको 15 में ही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप बोलोगे नहीं मैं तुझसे ले लूंगा, मैं कहीं और से ले लूंगा, तो बेटा कहीं और दुकान तो है ही नहीं, और अगर दुकान होगी भी तो कम से कम 40-45 किलोमीटर दूर होगी, तो फिर बेचारा थक हार करके क्या है लोग जो वो कीमत बोलता है उसी कीमत पर ले लेते हैं, है ना। तो हम इस टाइप का एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे देते हैं कई बार बच्चों के दिमाग में घुसाने के लिए। तो उसने बोला यहाँ पे जो फर्म है वो कीमत निर्माता है, फर्म अपने अकॉर्डिंग कीमत निर्माता बन सकती है और बनती भी है, क्योंकि अकेली चीज है, अकेला हक है, पूरा सारा हक अकेला, अगर उसका जो माने उस रेट पे बेचेगी अगले को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ पे लेने का नहीं है, किसी कोई और है ही नहीं, कॉम्पिटिटर यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या करें। अर्थात एकाधिकार बाजार में फर्म का वस्तु की पूर्ति पर क्या होता है, पूर्ण नियंत्रण होता है। बेटा इस पॉइंट को याद रखना, ये पेपर में कई बार आता है, ठीक है। फर्म कीमत निर्माता होती है यहाँ पे, क्योंकि इसका अपनी पूर्ति पर क्या होता है, पूरा नियंत्रण होता है, जिसके कारण वह कीमत का निर्धारण क्या करता है, स्वयं करता है। क्या करता है? स्वयं करता है। उसके अलावा यहाँ पे कीमत विभेद भी पाया जाता है। कीमत विभेद इसलिए पाया जाता है, सपोज करो गांव में मेरी अकेली दुकान है, आप 4 दोस्त हो, आप मेरे से साबुन लेने आए, मैंने कहा देख भाई तुझे मैं 10 का बेचूंगा, तुझे 15 का बेचूंगा, तुझे 20 का, तुझे 25 का, तो मैं अलग अलग कस्टमर को अलग अलग रेट पे बेच सकता हूँ, क्योंकि बेटा तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। क्या मिट्टी से नहाओगे क्या? ठीक है, कोई ऑप्शन है ही नहीं तुम्हारे पास दूसरी जगह जाने का, तो आपको बोल रहा हूँ मन मार के हम मुझसे ही लेना पड़ेगा गुड्स, ये होता है कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ठीक है ना। तो अर्थात यहाँ पे कीमत विभेद का मतलब होता है अर्थात किसी वस्तु को विभिन्न उपभोक्ताओं, यानी जो अलग अलग, आप 4 दोस्त थे तो विभिन्न उपभोक्ताओं को विभिन्न कीमतों पर यानी अलग अलग कीमतों पर क्या करना, बिक्री करना यानी बेचना, ठीक है। तो एक बार पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे विक्रेता कितने होते हैं, विक्रेता एक होगा, क्रेता कितने होंगे, खरीदने वाले तो अनेक हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाजार में निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु या स्थानापन्न वस्तु यहाँ पे उपलब्ध नहीं होगी, ठीक है। वो जिस चीज का उत्पादन कर रहा है, पूर्ति कर रहा है, बस वही आपको मिलेगा, दूसरा तो है ही नहीं ऑप्शन। अगर वो बोलेगा मैं तो भाई अमूल दूध बेचता हूँ खाली, तो बेटा फिर अगर आप कोई दूसरा दूध लेने की सोच रहे हो तो वो मिलेगा ही नहीं, अमूल ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके अलावा नई फर्में यहाँ पे नहीं आ सकती, परिवहन और विज्ञापन लागते सुनी कि इसको विज्ञापन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। कीमत निर्माता है, कीमत निर्माता क्यों है, क्योंकि इसका अपनी पूर्ति पर पूरा नियंत्रण है, कि पूर्ति पर क्या है, पूरा नियंत्रण होता है, जिसके कारण यह अपनी कीमत का निर्धारण स्वयं कर सकता है। आगे कीमत विभेद भी पाया जाता है, क्यों, अर्थात इसका मतलब ये होता है कि ये एक वस्तु को, यानी जैसे मान लो ये मार्कर है, इस वस्तु को भी विभिन्न उपभोक्ताओं को विभिन्न कीमतों पे बेच सकता है, किसी को 10, किसी को 15, किसी को 20, किसी को 25, किसी को 30, किसी को 50 का भी बेच सकता है। तो विभिन्न उपभोक्ताओं को विभिन्न कीमतों पर बेच सकता है एक ही वस्तु को। बात समझ में आ गया ना। तो ये सब यहाँ पे देखने को मिलता है, फटाफट से नोट डाउन करो, ठीक है। जहां तक आपको समझ में आ ही रहा होगा बेटा, सिंपल सी लैंग्वेज है, कुछ ऐसा कुछ खास डीप मतलब वो तो है नहीं कि कॉम्प्लेक्स या थोड़ा सा बेकार फॉर्म में लिखवाया हो। आप इनको बेटा एक्सप्लेन भी कर सकते हो, जैसे हेडिंग बना लो, इसको लिखा इसमें ऐसे कर सकते हो कि एकाधिकार बाजार के अंतर्गत सिर्फ एक ही विक्रेता यानी अर्थात एक ही फर्म पाई जाती है, मगर खरीदने वाले क्या होता है, अनेक होता है। ऐसे करके 2-4 लाइन इनको बढ़ा सकते हो। ऐसी बाजार में निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध नहीं, हेडिंग बनाई तो एकाधिकार बाजार के अंतर्गत निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध नहीं होती, जिसके कारण जो वस्तु वो पूर्ति करता है आपको वही वस्तु लेनी पड़ती है। जैसे अगर वो चाय का उत्पादन कर रहा है, चाय की पूर्ति कर रहा है, तो सिर्फ आपको चाय मिलेगी, कॉफी नहीं मिलेगी। इस टाइप को आप समझा सकते हो, तो हर एक पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बीए बीकॉम वाले खासकर। तो यही क्वेश्चन को अगर आप चाहो ना तो इतना ही कंटेंट इसको अच्छे से एक्सप्लेन, हेडिंग को एक्सप्लेन करने अगर चलो आप, तो यही 150-2 पेज में आप भर सकते हो उसे, ठीक है। लिखने की कला को समझो बेटा, लिखने की कला जिस दिन आ गई समझ लो कि आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। समझ में आ गया ना, फटाफट से नोट डाउन करो। अब आगे देखिए बेटा, देखो इसका कर्व कैसे बन रहा है। देखो यहाँ पे मैंने एक्स अक्ष पर मात्रा यानी क्यू को लिया है, वाई अक्ष पर कीमत यानी पी, आगम बोल सकते हो, ठीक है, यानी रिवेन्यू, ठीक है, मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू। खासकर हम बात करें एआर की, तो इस टाइप का कुछ बनता है। एआर कर्व को फर्म का डिमांड कर्व भी बोलते हैं, आपको ये याद होना चाहिए। अभी बनता कैसे है, देखो ये एआर कर्व है, ये एमआर कर्व को आप चाहे टच कर लो, नीचे नेगेटिव भी ले जा सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। एमआर कर्व पीछे रहेगा, एआर कर्व थोड़ा बाहर को रहेगा। इसमें एक चीज सोचने वाली बात बच्चा ये है कि अगर आप परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट थी, उसमें आपका जो इलास्टिसिटी और डिमांड थी वो इन्फिनिटी थी। क्या थी? इन्फिनिटी थी, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, आप हिंदी में लिख लीजिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ऐसा था। जबकि जो ये मोनोपोली मार्केट है, कौन सी है, मोनोपोली मार्केट है,
इसमें जो आपके पास है वो ईडी जो होता है वो लेस देन 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है आप लिख सकते हो, यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है बेटा वो कैसी रहेगी, ईडी लेस देन 1, क्या रहेगी, ईडी लेस देन 1 रहती है। समझ में आ गया? यानी इसको हम ये बोल सकते हैं इकाई से कम लोचदार, इकाई से कम लोचदार बोलो, या पूरा ही इसको क्या बोल सकते हैं, बेलोचदार ही बोलते हैं बेटा, सिर्फ बेलोचदार। क्या बोला, या तो इकाई से कम लोचदार बोल लो, क्या बोल दो, इकाई से कम लोचदार, या तो सिर्फ क्या बोलो, बेलोचदार बोल दो, यानी ईडी लेस देन 1। पूर्णतया नहीं बोला मैंने यार ना, पूर्णतया तो बिल्कुल बेटा सीधा हो जाता है, वो तो ऐसा होता है ना, पूर्णतया वाला तो बिल्कुल ऐसा होता है, और जो पहले वाला था वो ऐसे था, ऐसे वाला, ठीक है। तो उसकी बात मैं कर नहीं रहा। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, यहाँ पे इंग्लिश की जगह आप लिख, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या था आपको याद है ना, वो अनंत था, ठीक है, इस टाइप का इन्फिनिटी बनता है। और जो एकाधिकार बाजार है उसमें ईडी लेस देन 1 होता है, मतलब इकाई से कम लोचदार होता है। समझ में आ गया? तो मैं इस पार्ट को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। जहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर भी किया करो, ठीक है ना, लाइक किया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ आगे अपने दोस्तों से भी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।